नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस सेशन में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है भ्रंश या फॉल्ट या उसको भ्रंशन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जानेंगे कि आखिर भ्रंश होता क्या है, ये कैसे निर्मित होता है, इसके कौन से प्रकार होते हैं और भ्रंश से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली होगी उनको भी देखेंगे और इसके उदाहरण भी देखेंगे। तो आज इन सारे पहलुओं की चर्चा हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो भ्रंश है, जो फॉल्ट है, ये होता क्या है, ये कैसे निर्मित होता है। तो अगर इसके हम बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि आखिर क्रिस्टल फ्रैक्चर होता क्या है, यानी इसकी उत्पत्ति के पीछे अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने का प्रयास करें तो उसमें हमें ये जानना होगा कि आखिर अंतर्जात बल क्या होता है, क्षैतिज संचलन क्या होता है, तनाव मूलक संचलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें जानना होगा। और इससे सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो भूपटल विभंगन होता है, यानी कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है, आखिर वो क्या होता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा जो इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं उनके द्वारा जो चट्टानों के, जो रॉक्स के स्थानांतरण होते हैं उन्हीं को हम क्रिस्टल फ्रैक्चर बोलते हैं या कह सकते हैं भूपटल विभंगन। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी अगर बात करें कि आखिर अंतर्जात बल क्या होते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में या परतों के द्वारा जनित जो फोर्स होते हैं, जो उसके द्वारा उत्पन्न बल होते हैं, उन्हीं को हम इंडोजेनेटिक या अंतर्जनित बल कहते हैं। और अंतर्जनित बलों के द्वारा जो उत्पन्न क्षैतिज मूवमेंट होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, क्षैतिज संचलन होते हैं, उसी के अंतर्गत दो और संचलन होते हैं जिनको हम कह सकते हैं तनाव मूलक संचलन, यानी जो टेंशन फोर्स के द्वारा उत्पन्न होने वाला संचलन होता है, और दूसरा होता है कंप्रेशनल मूवमेंट, यानी जिसको हम संपीडनात्मक संचलन कहते हैं। तो इसी में क्या है कि जो तनाव मूलक संचलन है उसके कारण ये उत्पन्न होता है। और जब भी तनाव बल की शक्ति या जो तनाव बल है उसकी मात्रा सामान्य होती है, यानी सामान्य तीव्रता वाला तनाव बल होता है, तो उस स्थिति में क्या है कि भूपटल में केवल चटकन उत्पन्न होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि क्रैक। जैसे आप दरार सुनते होंगे तो दरार नहीं होते बल्कि चटकन उत्पन्न होते हैं। ये अंतर आपको समझना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे बोन्स में, हमारे हड्डियों में क्या हो गया है कि चटकन हो गया है, क्रैक हो गया है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि फ्रैक्चर हो गया है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ दरार उत्पन्न हो गया है। तो ये मूल अंतर है कि जब क्षैतिज संचलन के अंतर्गत जो तनाव मूलक बल है उसकी तीव्रता सामान्य होती है, तो इस स्थिति में जो भूपटल है उसमें क्या है कि केवल कह सकते हैं कि क्रैक्स उत्पन्न होते हैं, चटकन उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब तनाव की शक्ति बहुत ही अधिक हो जाए या कह सकते हैं कि तनाव तीव्र हो जाए, तो इस स्थिति में क्या है कि चट्टान जो सेल हैं उनके स्तरों में स्थानांतरण होने लगते हैं और इसी को हम दरार या फ्रैक्चर या विभंग कहते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि आखिर चटकन और दरार में अंतर क्या है। और इसी के अंतर्गत अगर हम भ्रंश, जो फॉल्ट है, उसको अगर हम परिभाषित करें तो फॉल्ट एक संरचना है। और किस प्रकार की संरचना है, तो तनाव मूलक बल यदि तीव्र हो तो इस स्थिति में जो विभंग तल है, जो दरार तल है, उसी के सहारे कह सकते हैं कि चट्टानों का स्थानांतरण होने लगता है। और ये धीरे धीरे क्या है कि बड़े स्तर पे होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। और जिस तल के सहारे ये होता है उसको हम भ्रंश तल कहते हैं। इसी को हम थोड़ा सा इमेज के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भ्रंश होता क्या है। तो जैसे देखिए आपके सामने दिया गया है कि भ्रंश क्या है कि तनाव मूलक भू संचलन, जो एक तरह से क्या है कि एक क्षैतिज संचलन होता है। और ये क्या है, ये अंतर्जनित भू संचलन के अंतर्गत होने वाला एक संचलन है। तो इसकी जब तीव्रता
अधिक हो जाती है। इसके कारण भूपटल की जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो क्या है कि किसी तल के सहारे जो दरार है या जो विभंगन है, जो फ्रैक्चर है, उसके अंतर्गत क्या है कि ये स्थानांतरित होने लगती हैं। और जब ये बड़े स्तर पे स्थानांतरित होने लगती हैं तो इसी को हम भ्रंशन या भ्रंशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये हमने देख लिया कि आखिर भ्रंश होता क्या है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो भी हमें जानना होगा। जैसे अगर हम बात करें कि क्रस्टल प्लेन क्या होता है, जो विभंगन तल है वो क्या होता है, तो इसकी अगर हम बात करें कि आखिर जो क्रस्टल प्लेन है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास करें कि क्रस्टल प्लेन क्या होता है, ठीक है, तो विभंगन तल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभंग या विभंगन तल बोलते हैं, ये विभंग तल। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक सतह है जिसके सहारे क्या होता है, संचलन होता है, मूवमेंट होता है। और इसी के अंतर्गत क्या है कि जो चट्टाने हैं उनका स्थानांतरण होता है। और ये क्या है कि ये जो स्थानांतरण है या जो ये तल है, ये क्या हो सकता है कि क्षैतिज भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, यानी वर्टिकल भी हो सकता है। और यही नहीं, ये झुका हुआ भी हो सकता है, यानी ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकता है। और इसी के साथ क्या है कि ये वक्राकार भी हो सकता है, यानी ये क्या है कि ये घुमावदार भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हमने देख लिया कि आखिर विभंग तल क्या होता है। इसी के साथ एक एंगल भी होता है जिसको हम बोलते हैं भ्रंश नति, ठीक है, जो फॉल्ट डीप होता है। ये भी आपको जानना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है, फॉल्ट डीप होता क्या है। ये एक एंगल है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भ्रंश होता है, जो भ्रंश है, फॉल्ट है, और जो क्षैतिज तल है, दो चीजें इसमें देखना है कि ये एंगल बिटवीन क्या है कि फॉल्ट, जो भ्रंश है, और दूसरा क्या है कि जो क्षैतिज तल होता है, फॉल्ट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। ये हमें देखना है कि फॉल्ट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का जो एंगल है उसी को हम भ्रंश नति या कह सकते हैं फॉल्ट डीप बोलते हैं। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर हम बात करें, अब हम देख लेते हैं कि आखिर भ्रंश नति क्या होता है, यानी जो डीप होता है, फॉल्ट डीप क्या होता है। तो जो भ्रंश होता है और दूसरा जो क्षैतिज तल होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, दोनों के बीच के कोण को ही हम क्या बोलते हैं, भ्रंश नति। जैसे अगर ये इमेज की हम बात करें तो ये स्ट्राइक होता है और ये क्या है कि ये डीप होता है। और इसी के साथ क्या है कि अगर इस एंगल की बात करें कि जो क्षैतिज है, जो क्षैतिज तल है, और दूसरा जो भ्रंश तल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको डीप एंगल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डीप एंगल, नति कोण। और इसी के साथ एक और वर्ड आता है जो आपको जानना चाहिए, वो होता है उत्क्षेपित खंड। जैसे अगर आप देखेंगे जो उठा हुआ भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेपित खंड, अपथ्रोन ब्लॉक, इसको बोलते हैं अपथ्रोन ब्लॉक। और ये क्या होता है, तो जो भ्रंश तल होता है उसकी दूसरी ओर का जो खंड होता है और जो अपेक्षाकृत उठा हुआ होता है उसी को हम अपथ्रोन ब्लॉक बोलते हैं। और जो इसका नीचे झुका हुआ खंड है इसको हम डाउन थ्रो ब्लॉक कहते हैं। यानी ऊपर उठे खंड की अपेक्षा जो अपेक्षाकृत क्या है, झुका हुआ है, उसी को हम डाउन थ्रो ब्लॉक बोलते हैं। और उससे जुड़ा हुआ जो सतह होता है उसको हम अधक्षेपित पार्श्व या खंड बोलते हैं। या कह सकते हैं कि भ्रंश की जो ऊपरी दीवार होती है उसी को शीर्ष भित्ति या फिर हैंगिंग वाल बोलते हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं फुटवॉल, यानी पाद भित्ति। ये क्या होती है कि जैसे हमने हैंगिंग वाल देखा उसी तरह से क्या है कि जो भ्रंश है उसकी जो निचली दीवार होती है उसी को हम फुटवॉल बोलते हैं। तो ये सब वर्ड्स क्या है कि आपको जानने चाहिए भ्रंश पढ़ने के अंतर्गत। अब इसी में एक और वर्ड आता है, जैसे हमने बोला कि जिस तल के सहारे, कह सकते हैं
कि जो स्थल खंडों का स्थानांतरण होता है उसको फाल्ट प्लेन बोलते हैं। वैसे ही क्या है कि एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं हम भ्रंश कगार यानी फाल्ट स्क्रैप। तो ये क्या होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो कगार है इसी को हम बोलते हैं भ्रंश कगार या फाल्ट कह सकते हैं स्क्रैप। ये क्या होता है कि भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर जो निर्मित ढाल वाले किनारे होते हैं, जो मार्जिन होते हैं, उन्हीं को हम भ्रंश कगार या फिर कह सकते हैं कि फाल्ट स्क्रैप कहते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जानने वाली है कि जो फाल्ट स्क्रैप हैं वो केवल भ्रंशन की क्रिया के द्वारा ही नहीं उत्पन्न होते, यानी ये कह सकते हैं कि कगार का जो निर्माण होता है वो सदैव भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। कभी कभी इस तरह के जो फाल्ट स्क्रैप हैं उनका निर्माण इरोजन के द्वारा भी, या कह सकते हैं कि जो अपर्दन की क्रिया है या जो अपर्दन है उसके द्वारा भी भ्रंश कगार का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर भ्रंश होता क्या है। भ्रंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी उनकी हमने चर्चा कर ली। यानी जो भ्रंश है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं और मूल रूप से जो भ्रंश होता है उसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं सामान्य भ्रंश यानी नॉर्मल फाल्ट। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम भ्रंश यानी रिवर्स फाल्ट। और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं पार्श्विक भ्रंश यानी लेटरल फाल्ट। और इसी के साथ चौथा जो भ्रंश होता है उसको हम बोलते हैं सोपानी भ्रंश यानी स्टेप फाल्ट। और इसके अलावा भी कुछ भ्रंश होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सारे भ्रंशों के बारे में देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इन फाल्टों के एक एक जो प्रकार हैं, जिसमें सबसे जो पहला है वो है सामान्य भ्रंश यानी नॉर्मल फाल्ट। तो पहला हम अगर देखें कि सामान्य भ्रंश होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो जब किसी भी भ्रंश तल के सहारे दोनों ओर के जो शैल खंड हैं वो क्या करें, मूवमेंट करें, तो इस प्रकार का जो फाल्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामान्य भ्रंश। इसमें क्या होता है कि दोनों जो खंड हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के विपरीत सरकते हैं, और तब जाके क्या है कि सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। और इसमें क्या है कि जो शीर्ष भित्ति है वो भ्रंश तल के सहारे नीचे की ओर खिसकती है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ जो शीर्ष भित्ति है वो क्या हो रही है कि ये नीचे की तरफ क्या है, मूव कर रही है, और जिससे क्या है कि भ्रंश तल का जो ढाल है, जो भ्रंश तल का ढाल है ये क्या हो जाता है, ये तीव्र हो जाता है, ये शार्प हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर सामान्य भ्रंश होता क्या है। इसी के अंतर्गत जो दूसरा भ्रंश होता है उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम भ्रंश यानी रिवर्स फाल्ट। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, सामान्य सा अंतर है, जो जब भ्रंश तल के सहारे दो जो शैलखंड है ये आमने सामने क्या हो, स्लाइड करें, खिसके, और एक शैलखंड दूसरे पर क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए यानी चढ़ जाए। देख रहे होंगे कि ये एक शैलखंड है, ये दूसरा शैलखंड है, ये क्या है कि इस वाले शैलखंड पे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर ये चढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार का जो शैलखंड बनता है उसी को हम व्युत्क्रम या कह सकते हैं कि रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको अधिक्षिप्त भ्रंश बोलते हैं। तो इस नाम से भी इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसको ओवर थ्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसको ओवर थ्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर पहला सामान्य भ्रंश क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है। और अगर व्युत्क्रम भ्रंश की बात करें तो इसमें जो शीर्ष भित्ति होती है, जो हैंगिंग वॉल होती है, वो भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है। जैसे आपने देखा कि ये जो शीर्ष भित्ति है ये ऊपर की ओर मूव करके ऊपर चढ़ जाती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर सामान्य भ्रंश क्या होता है और व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है। इसके साथ ही क्या है कि जो अगले दो भ्रंश हैं, तीसरा जो भ्रंश है वो है पार्श्विक भ्रंश, लेटरल फॉल्ट। तो भ्रंश तल के सहारे जब शैल खंडों के
बीच में क्या है कि ये ऊर्ध्वाधर या कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड नहीं करते हैं, बल्कि क्या है कि इनके बीच जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है कि वो क्षैतिज मूवमेंट होता है। यानी कह सकते हैं कि ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, और इस प्रकार का जो भ्रंश बनता है उसी को हम पार्श्विक या लेटरल फॉल्ट बोलते हैं। और इस प्रकार के भ्रंश में जो कगारों की रचना है, जो मार्जिन्स है, उनकी रचना बहुत ही कम होती है। यानी इसमें जो कगार हैं, जो स्क्रैप हैं, उनकी रचना कह सकते हैं कि बहुत ही कम होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जो अगला फॉल्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेप फॉल्ट, यानी सोपानी भ्रंश। तो ये क्या होता है कि जब किसी भूभाग में, अगर कह सके कि जो क्रस्ट है उसमें कई समानांतर भ्रंश इस प्रकार से उत्पन्न हो जाए या इस प्रकार पाए जाए कि सभी भ्रंश तलों की जो दिशाएं हैं वो एक समान है। यानी इसमें क्या हो कि कई भ्रंश उत्पन्न हो जाए और इनकी जो दिशाएं हैं या जो डायरेक्शन है वो समान हो, यानी एक ही दिशा में हो। तो इस प्रकार का जो भ्रंश बनता है उसको हम सोपानी भ्रंश बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो भ्रंश है उसके जो महत्वपूर्ण प्रकार थे, और इसी में कुछ अन्य भ्रंश भी बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो तिरछा भ्रंश बनता है, यानी जिसको ऑब्लिक फॉल्ट बोलते हैं। तो ये इस प्रकार का भ्रंश होता है जिसमें डीप स्लीप और स्ट्राइक स्लीप ये दोनों मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रंश निर्मित होता है उसी को हम ऑब्लिक फॉल्ट बोलते हैं। और ये क्या है कि लगभग सभी फॉल्टों में पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये विदारण भ्रंश क्या होता है, टियर फॉल्ट क्या होता है। तो देखिए इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ने के कारण जो भ्रंश तल है उसके सहारे दोनों ओर भूखंड धंसने या ऊपर उठने के बजाय ये आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये क्षैतिज गति करते हैं और इसके द्वारा क्या है कि ये खिसकते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रंश निर्मित होता है उसी को हम विदारण या फिर टियर फॉल्ट बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर भ्रंशन की क्रिया क्या होती है, यानी फॉल्ट एक्टिविटी क्या होती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जब भी दरार क्षेत्र में जो सामान्य दो दरार होते हैं और उनके बीच का जो भूभाग होता है वो क्या हो, उसका अधक्षेपण हो जाए, वो सबडक्ट हो जाए, वो अपने स्थान से नीचे धंस जाए और उसके समीप के दोनों ओर के जो खंड है वो या तो पहले की स्थिति में बने रहें या फिर क्या हो कि वो उत्क्षेपित हो जाए। तो जो मध्य वाला धंसा हुआ हिस्सा होता है या जो गड्ढा बना होता है वो क्या होता है कि समान दरारों की अपेक्षा वो एक घाटी का रूप ले लेता है और उसी को हम दरार घाटी बोलते हैं। और इसका जो निर्माण होता है वो हॉट्स, आगे हम देखेंगे कि वो क्या होता है, उसके ठीक विपरीत होता है। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चित्र देखें कि अगर कोई ब्लॉक बना हो और इसमें क्या हो कि इसमें जो अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ये पार्ट 1 हुआ, ये पार्ट 2 हुआ, ये पार्ट 3 हुआ, इसमें क्या हो कि ये पहला दरार है, ये दूसरा दरार है, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत धंस जाए। यानी ये कुछ इस प्रकार से बन जाए कि पहले जो ये यहाँ पर था ये क्या है कि ये धंस जाए। तो इस प्रकार का जो धंसा हुआ क्षेत्र है इसी को हम दरार घाटी बोलते हैं। और इसी के संदर्भ में 2-3 वर्ड आएंगे जिसमें पहला होगा हॉर्स, दूसरा होगा ग्रेबन, रिफ्ट वैली या अवरोधक पर्वत। तो इनकी चर्चा हम आगे एक एक करके अब हम बात कर लेंगे कि आखिर अवरोधक पर्वत होते क्या है, यानी ब्लॉक माउंटेन होते क्या है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो भूतल पर जब किसी दरार वाले क्षेत्र की दो दरार वालों के बीच में, यानी दो दरारों, दो जो फ्रैक्चर है उनके बीच का जो स्थलखंड है, जो भूभाग है, वो क्या हो जाए कि अपने दोनों तरफ के खंडों की अपेक्षा वो ऊपर उठ जाए। और दूसरी स्थिति कि उसके दोनों तरफ के जो भूखंड है, जो स्थलखंड है, या तो वो अपनी स्थिति में बने रहें या फिर क्या है कि वो सबडक्ट हो जाए, वो धंस जाए। तो जो उठा हुआ भाग होता है इसी को अवरोधक पर्वत बोलते हैं।
और इसी को जर्मन के लोग जो थे या जर्मनी भाषा में अगर कहें तो इसी को हॉर्स बोला जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ब्लैक माउंटेन या जो अवरोधक पर्वत होता है उसी को हॉर्स बोलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि इसके उदाहरण कहाँ देखने को मिल सकते हैं तो जर्मनी में अगर हम जाएं तो जर्मनी में जो हॉर्स पर्वत है या जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये दोनों क्या है कि अवरोधक पर्वत के उदाहरण हैं। और फ्रांस में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि जो वासजेस पर्वत है वो भी क्या है कि इसी का उदाहरण है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये अवरोधक पर्वत होता क्या है। तो ये सामान्य तौर पे क्या है कि जो भूखंड होते हैं उनमें दो दरारों के बीच वाला जो खंड होता है उसी के ऊपर उठने से निर्मित होता है। अगला जो पॉइंट है वो है दरार घाटी, यानी जो रिफ्ट वैली है उसके बारे में हम देख लें कि आखिर रिफ्ट वैली होती क्या है। तो जब दरार क्षेत्र में दो सामान्य दरारों के बीच का जो भूखंड है, जैसे हमने वहां देखा कि दो दरारों के बीच का जो भूखंड होता है वो अपेक्षाकृत क्या हो कि ऊपर उठ जाए, लेकिन यहाँ क्या है कि ठीक उसके उल्टा है कि दो समान जो दरार हैं उनके बीच का जो भूखंड है वो क्या हो जाए कि वो धंस जाए। तो इस प्रकार का जो धंसा हुआ क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, या कह सकते हैं उसी को हम ग्रैबन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी दो वर्ड आएंगे, आपको जो समझना है कि आखिर रिफ्ट वैली क्या होती है और ग्रैबन क्या होता है। तो ये और कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं कि यानी जो दरार घाटी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैबन बोलते हैं। तो ये आपके सामने चित्र दिया गया है कि ये जो उठा हुआ भाग होता है ये क्या है कि ब्लैक माउंटेन है, और जो धंसा हुआ भाग है यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा कि आपको कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी। तो ये क्या है कि अपने दोनों जो समीपस्थ स्थल है यानी जो स्थल खंड है उनकी अपेक्षा जो दो दरारों के बीच का जो भाग है वो धंस जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली या फिर ग्रैबन बोलते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर मूल रूप से विश्व में जाएं तो जर्मनी की जो राइन घाटी है वो क्या है, वो ग्रैबन का निर्माण करती है या रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। और अगर भारत में हम जाएं तो जो नर्मदा घाटी है या जो नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित वैली है या जो ताप्ती नदी है उसके द्वारा जो निर्मित घाटी है, यानी इंडिया में अगर हम जाएंगे तो दो नदियां, पहली नर्मदा और दूसरी क्या है, ताप्ती। इन नदियों के द्वारा जो निर्मित घाटियां हैं वो क्या है कि वो ग्रैबन का निर्माण करती हैं, या फिर कह सकते हैं कि रिफ्ट वैली या दरार घाटी का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर दरार घाटी क्या होती है। और इसी के साथ एक और कंसेप्ट है वो है रैंप वैली यानी रैंप घाटी, कि आखिर रैंप वैली क्या होती है या जिसको हम रैंप घाटी बोलते हैं। तो जब दो समानांतर भ्रंश हों या उनके दोनों ओर के जो भूखंड है वो क्या हो जाए कि अपेक्षाकृत ऊपर उठ जाए। ये क्या है कि ये बीच वाला भाग है और इसके दोनों तरफ के जो भूखंड है ये क्या हो जाए कि इस बीच वाले भाग की अपेक्षा ऊपर उठ जाए। तो इस प्रकार की जो ये घाटी बनती है इसी को हम रैंप वैली बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर रैंप वैली क्या होता है, और आज के सेशन में हमने देखा कि भ्रंश क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और भ्रंश के कौन से प्रकार होते हैं। और इसी के साथ हमने देख लिया कि भ्रंश से जुड़ी हुई जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनकी हमने चर्चा कर लिया, और इसके साथ जो भी जुड़े हुए जो तथ्य थे उनको भी हमने देख लिया। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।